अब तक हम अपने डेटा को रिफाइन कर रहे थे और अब हम सही मानों में डेटा एनालिसिस स्टार्ट करना चाहते हैं। इस वक्त हमारा डेटा रेंजेस की सूरत में है। हम इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो ज़्यादा सूटेबल फॉर्म है डेटा एनालिसिस के लिए। इसके लिए कंट्रोल टी दबा के टेबल बनाया जा सकता है, मगर इस वक्त आप देखिए ये पॉइंटर बाहर रखा हुआ है। या तो पॉइंटर को टेबल के अंदर रखें या पूरा टेबल सेलेक्ट कर लें, उसके बाद कंट्रोल टी दबाइए। एक बात का ख्याल रखें कि कोई रो या कॉलम बीच में खाली नहीं होना चाहिए। अब मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, इसने ये रेंज सेलेक्ट कर ली जो हमें मार्चिंग आर्म्स की सूरत पे नज़र भी आ रही है। तो सही तौर पे इसने डिटेक्ट कर लिया है कि हमारा डेटा कौन सा है। दूसरी कंफर्मेशन ये हमसे मांग रहा है कि माई टेबल हैज़ हेडर्स। अगर आप ऊपर देखें तो ये सीरियल नंबर, कॉलेज नेम, अपेयर्ड वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे हेडर्स हैं। एक बात और नोट कीजिएगा कि यहाँ जो हमने A1% A% लिखा है, यहाँ हमने फॉर्मूला यूज़ किया था। टेबल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। देखते हैं ओके दबाने पे क्या होता है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे इस वक्त सिर्फ नेम बॉक्स नज़र आ रहा है और उसमें एक्टिव सेल A1 हमें नज़र आ रहा है। ओके करने के बाद ये सूरत हाल तब्दील होगी। ओके किया तो यहाँ एरर मैसेज आ गया, या ये कहिए कि वार्निंग आ गई, फॉर्मूला इन दी हेडर्स विल बी रिमूव्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेबल ये बात कबूल नहीं करता कि हेडर रो में कोई फार्मूला यूज़ किया जाए। तो इस तरह आपको रेंज और टेबल में पहला फ़र्क महसूस हो गया। इसके बाद मैंने यस पे क्लिक किया। अगर आप देखें तो नेम बॉक्स के ऊपर अब ये टेबल का नाम भी आ रहा है जो सिलेक्टेड टेबल है। अगर इस नाम को चेंज करना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पे आप इसका नाम अगर CS रखना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस की निस्बत से, तो CS लिख के इंटर कर सकते हैं। लेकिन हर नाम ये कबूल नहीं करता, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। बहरहाल CS नाम इसने कबूल कर लिया है। टेबल बनने के बाद आप देखिए जो फैसिलिटीज़ आपको मिली हैं टेबल की सूरत में। जब हम डेटा को देख रहे हैं तो ऊपर ये कुछ ड्रॉप डाउन्स आ जाते हैं और इन ड्रॉप डाउन्स में ये फ़िल्टर का ऑप्शन है। अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ से सेलेक्ट ऑल को डीसेलेक्ट कर देते हैं और कोई एक कॉलेज है जिसका नाम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, या 2 कॉलेज हैं, 3 कॉलेज हैं, तो आपको सिर्फ वही रिकॉर्ड फिल्टर होकर नज़र आएंगे। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ फिल्टर या फनल का एक छोटा सा निशान भी आपको नज़र आ रहा है। अगर आप दोबारा से इस फिल्टर पे क्लिक करें और सेलेक्ट ऑल कर लें तो दोबारा तमाम जिसके नाम आपको नज़र आने लगेंगे। इसी तरीके से आप ये देखना चाहते हैं कि ऐसे कॉलेजेस जिनका पास परसेंट 50% या उससे ज़्यादा है, तो यहाँ क्लिक करें और नंबर फिल्टर पे क्लिक करें और ग्रेटर देन और इक्वल टू पे क्लिक करें और यहाँ पे 50% परसेंट लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नंबर 50 और 50% में बहुत फ़र्क होता है। नंबरों की सूरत में 50% 0.5 के बराबर होता है। बहरहाल मैं ओके करता हूँ और अब यहाँ पे हमें वो ही कॉलेजेस नज़र आएंगे जिनका पास परसेंट 50% या उससे ज़्यादा है। और कॉलेजों की तादाद आपने देखा कि काफ़ी कम है, ऐसे कॉलेजेस की तादाद। पहले हमारे पास जो डेटा था वो ज़्यादा था। अब आप देखिए कि तकरीबन 90 बल्कि 89 कॉलेजेस ऐसे हैं जो 50% से ज़्यादा पे हैं। तो टेबल में दूसरी फैसिलिटी हमें फ़िल्टर की मिल जाती है। मैं इस फ़िल्टर को ख़त्म कर रहा हूँ और फिर से सेलेक्ट ऑल कर रहा हूँ। चूँकि प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट टेबल्स में काम करने को तरजीह देते हैं, तो अपने काम के साथ साथ कुछ बातें मज़ीद आपको टेबल्स के बारे में बताना मैं इस मौके पे ज़रूरी समझता हूँ।
मिसाल के तौर पे आप देखिए तो ये हमारा टेबल है। टेबल में हमारे पास कॉलम्स हैं और रोज हैं। अगर हम इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें तो ये रोज को हम रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, और इसी तरीके से ये कॉलम्स जो हैं इनको टेबल में हम फील्ड्स भी कह सकते हैं। ये टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आगे जाके जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे तो उसमें भी यही टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये सीरियल नंबर ऑर्डर में ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, और 1 से लेके 166 तक रिकॉर्ड एक सीक्वेंस में हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हमें जो रिकॉर्ड नज़र आए वो इस तरह नज़र आए कि जिस कॉलेज से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अपेयर्ड हुए हैं वो सबसे ऊपर आ जाए, तो हमें सॉर्टिंग करनी होगी। सॉर्टिंग के लिए भी हम इसी ड्रॉप डाउन पे जो फिल्टर के लिए था क्लिक करेंगे, और यहाँ ऊपर एक ऑप्शन है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लेकिन हमें चूंकि सबसे बड़ा नंबर ऊपर चाहिए तो हम सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे। अब आपने देखा कि इस्लामिया गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। और एक बात याद रखिए कि जब सॉर्टिंग होती है तो किसी एक फील्ड का डाटा ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि तमाम रिकॉर्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं। और अब आपने देखा कि यहाँ से सीरियल नंबर वाली सीक्वेंस हमारे पास बाकी नहीं रही। अगर हम चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड दोबारा सीरियल नंबर की सीक्वेंस में आ जाए तो अब हम सीरियल नंबर पे सॉर्ट कर देंगे, लेकिन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नहीं, हम 1 पहले चाहते हैं तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दें। तो अब ये रिकॉर्ड सॉर्ट हो गए हैं सीरियल नंबर की तरतीब में, जो कि इब्तदाई तौर पे भी ऐसे ही थे। तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ ये जो बटन है इनके ज़रिए से हम फिल्टर और सॉर्ट का ऑप्शन कर सकते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन हम अगर रिबन से यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। बेहतर है कि पहले कंट्रोल ए के ज़रिए से पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया जाए, फिर हम सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएं, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो सॉर्ट एंड फिल्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लियर पे क्लिक कर दें, फिल्टरिंग हमने की थी वो क्लियर हो गई। एक काम और भी हो सकता है कि अगर मैं यहाँ फिल्टर पे इस दफ़ा क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि तमाम ड्रॉप डाउन्स यहाँ से गायब हो गए, और ऐसा लग रहा है कि अब ये टेबल नहीं रहा, रेंज बन गई है। मगर याद रखिए ये रेंज नहीं है, टेबल ही है। कैसे पता चलेगा कि ये टेबल है? देखिए, जब हम किसी भी डेटा के बाहर अपना पॉइंटर रखते हैं तो यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको टेबल डिज़ाइन के लिए कोई रिबन नहीं मिल रहा होता। लेकिन अगर आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि टेबल डिज़ाइन का मेन्यू ऊपर आ गया, और इस टेबल डिज़ाइन के मेन्यू में जाके देखेंगे तो इस टेबल का नाम भी हमें नज़र आ जाएगा, जो कि CS के नाम से हमें नज़र आ रहा है। तो इस वक्त टेबल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऊपर से ये फिल्टर्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं। अब टेबल डिज़ाइन में आ गए हैं तो ये भी देख लीजिए कि अगर आप चाहें तो अपने टेबल्स के कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जो भी कलर आप इसको देना चाहें वो कलर आप इसको दे सकते हैं। मैं ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आपने देखा कि हमारे पास इस वक्त जो फॉर्मेट है इसमें तमाम लाइनें एक ही कलर में नज़र आ रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑल्टरनेट रोज़ हमें डिफरेंट कलर में नज़र आएं, तो हम इस तरह का कोई ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये ऑप्शन हम यूज़ कर लेते हैं। तो अब ऑल्टरनेट लाइंस हमें मुख्तलिफ कलर्स में नज़र आ रही हैं, मगर यहाँ टेबल डिज़ाइन में एक ऑप्शन मौजूद है बैंडेड रोज़। अगर हम इसको हटा दें तो ये रोज़ अब बैंडेड नज़र नहीं आ रही है। और अगर हम चाहें बैंडेड कॉलम्स का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, तो अब ऑल्टरनेट कॉलम्स आपको कलर में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ज़्यादातर बैंडेड रोज़ का ऑप्शन
इस्तेमाल में आता है। अब यहाँ सपोज करें कि मैं फिल्टर का निशान या फिल्टर की फैसिलिटी दोबारा से हासिल करना चाहता हूं, तो इसके लिए दोबारा होम टैब पे जाके और हम यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे और एक दफ़ा फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। अगर हम चाहें तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पहले बताया जा चुका है। कंट्रोल शिफ्ट और एल एक साथ प्रेस किए जाएं तो फिर ये टॉगल स्विच का काम करते हैं जो फिल्टर बटन्स को ऑन ऑफ करने के काम आते हैं। तो ये चंद एक बातें हमने टेबल के बारे में सीखी। अब हम अपने काम को कंटिन्यू करते हैं और इस दौरान मैं टेबल के बारे में कुछ मुफीद बातें आपको साथ साथ बताता रहूँगा। अब हम चाहते क्या हैं? अब हम चाहते ये हैं कि इस कॉलम में जो हमारे टेबल के बाहर है, देखिए ये टेबल के बाहर मैंने रखा तो वो टेबल डिज़ाइन गायब हो चुका है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि उन स्टूडेंट्स का डाटा आ जाए हमारे पास इस कॉलम में जिन्होंने ए या A1 हासिल किया था। तो मैं इस A1 वाले कॉलम को और A वाले कॉलम को ऐड करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ A1 प्लस A, और जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो आपने एक तब्दीली महसूस की होगी कि ये कॉलम खुद ब खुद हमारे टेबल में शामिल हो गया है। इसका फॉर्मूला अभी थोड़ी देर में लिखते हैं। इसी तरह से अगर हम टेबल के नीचे जाएं और टेबल के बाहर मज़ीद एक रिकॉर्ड लिखना चाहें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जैसे ही 167 सीरियल नंबर लिखता हूँ और इसको एंटर करता हूँ तो एक नया रिकॉर्ड यहाँ शामिल हो गया। इस डिवाइड ओवरफ्लो से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ डाटा एंट्री करेंगे तो ये फिगर्स भी हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। मैं अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल Z दबा के। तो बताना ये था कि अगर टेबल की एडजेसेंट लाइन या कॉलम में हम कुछ लिखेंगे तो वो रो या कॉलम खुद ब खुद टेबल का हिस्सा बन जाएगा। इसी तरीके से टेबल की आखिरी लाइन पे चल के देखते हैं। यहाँ एक ड्रॉप डाउन सा हमें नज़र आ रहा है। इस पे अगर हम क्लिक करें तो आप देखें इसकी मदद से भी मज़ीद रोज़ का इजाफा किया जा सकता है और मैंने 2 रोज़ का इस दफ़ा इजाफा किया है और अंडू कर रहा हूँ क्योंकि मज़ीद रोज़ हमें नहीं चाहिए। ये 167 जो लिखा हुआ है इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। हाँ, अब हमें जो चीज़ चाहिए वो ये कि हमें टोटल चाहिए या एवरेज चाहिए या मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास इस टेबल डिज़ाइन में पहले टेबल पे क्लिक करेंगे तब टेबल डिज़ाइन नज़र आएगा और टेबल डिज़ाइन में हमारे पास एक टोटल रो का ऑप्शन मौजूद है। अब ये टोटल रो आ गई। यहाँ पे ये 0 नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है इस कॉलम में कुछ है नहीं। इस कॉलम को हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम इस कॉलम से निकालना चाहते हैं मिसाल के तौर पे एवरेज। तो आपने देखा कि एवरेज जो परसेंटेज है फेल स्टूडेंट्स की वो 49.7 बन रही है। पास की एवरेज निकलवाना चाहें तो इस कॉलम पे क्लिक करके और इसकी एवरेज निकाल लें तो पास की जो एवरेज बन रही है वो भी आपके सामने आई है। तो जितने भी ये पीछे कॉलम्स हैं इनमें हम चाहें तो एवरेज या टोटल या मिनिमम या मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये याद रखिए कि किसी भी टेबल में सिर्फ एक ही टोटल रो हो सकती है, उसमें आप कोई भी अवेलेबल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अंडू कर रहा हूं क्योंकि फ़िलहाल हमें ऐसी कोई ज़रूरत दरपेश नहीं है। तो अब टोटल रो भी ख़त्म हो गई है। अंडू करने से हम यहाँ से भी इसको ऑफ कर सकते थे। अब मुझे यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आपको याद होगा कि जब हम एक्सेल में काम कर रहे थे रेंजेस के ऊपर तो क्या फॉर्मूला बना था?
वो ये कि ये वाला जो सेल है, यानी जहाँ A1 का रिकॉर्ड हमें मिलना था, और अब हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा कि ये कौन सा कॉलम है, कॉलम A है या B है या C है। ऐसा इस वजह से है कि ये टेबल के जो हेडर है, जहाँ पे हमने अभी तक कोई हेडर नहीं लगाया है, वहाँ UVWXYZ मिल रहे हैं, लेकिन अब इन टेबल्स की शिनाख्त ABCD के बजाय जो टेबल के हेडर का नाम है वो बन चुकी है। ये टेबल की खुसूसियात में से एक है। तो जब यहाँ पे हमें ABC का पता ही नहीं चल रहा, नेम बॉक्स में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करें? तो देखिए, यहाँ फॉर्मूले जो है वो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा CS, तो ये तो पता चल गया कि मैं टेबल CS यूज़ करना चाहता हूँ, और इस पे चाहें तो डबल क्लिक भी कर दें। उसके बाद दरमियाने ब्रैकेट यूज़ करके और मैं लिखना चाहता हूँ A-1 जो कि कॉलम हेडर है, और उसके बाद मैंने इस ब्रैकेट को, मिडिल ब्रैकेट को क्लोज किया। फिर उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ CS, और उसी तरह ब्रैकेट में जिस कॉलम का हेडर A है वो। तो आप देखें, ये मैं कैपिटल A कर देता हूँ। तो अब आप देखें कि यहाँ फॉर्मूला जब टेबल में यूज़ हुआ तो ये मुख्तलिफ है, और ये डायनेमिक फार्मूला है। डायनेमिक का मतलब यह है कि अब तक जो आपको कंफ्यूजन होता था एब्सोल्यूट, सेमी एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस में, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ पे हम नाम से जो है वो टेबल्स की फील्ड को पहचान रहे हैं। इसको इंटर करते हैं और आप देखेंगे कि इंटर जब हम करेंगे तो ये एक सेल में इंटर नहीं होगा, बल्कि खुद ब खुद ये नीचे भी कॉपी हो जाएगा। जो कुछ हमने किया उसका नतीजा बड़ा अजीबोगरीब नज़र आ रहा है। यहाँ तो 500% लिखा हुआ नज़र आ गया। उसकी वजह यह है कि टेबल ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए बराबर वाले कॉलम का फॉर्मेट यूज़ कर लिया है। हम इसे चेंज करेंगे। मैंने इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया, फिर होम में जाके, और यहाँ पे हमें परसेंट फॉर्मेट नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें नंबर फॉर्मेट चाहिए। अब नंबर फॉर्मेट में 0.00 हमें नहीं चाहिए, तो हम डिक्रीज डेसिमल से इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। वो आप देखिए, ये 8 जो आया है ये असल में A1 और A का सम है। A1 की तादाद यहाँ 5 थी और 3 A। तो कॉलेजों में A1 और A मिला के जो तादाद स्टूडेंट्स की बनती है वो हम लिख चुके हैं। अगले कॉलम में हम देखना चाहते हैं कि इनकी परसेंटेज क्या बनती है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट किया और A1 प्लस A, और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे परसेंट का निशान लिख के इंटर किया। तो यहाँ ये कॉलम, एक और कॉलम का इजाफा हो गया। फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? तो फॉर्मूला इस दफ़ा हम इसी की मदद से, एक्सेल की मदद से ही बनाते हैं, खुद लिखने के बजाय। इक्वल टू लिखा और यहाँ पे हमने इस जगह क्लिक कर लिया, और डिवाइडेड बाय लिखने के बाद हमने अपेयर्ड स्टूडेंट्स की जो तादाद थी, पिछले भी फॉर्मूले हमने इसी पैटर्न पे बनाए थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको कुछ कंफ्यूज कर रहा होगा, और वो कंफ्यूजन आपको इस @ के निशान से आ रहा होगा। ये तो कॉलम का नाम है A1 प्लस A, जो यहाँ कॉलम T हमें नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अपेयर्ड जो है वो भी इस कॉलम का हेडर है, लेकिन ये @ का निशान क्या है? तो @ का मतलब है दिस सेम रो। ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस रो में जो A1 प्लस A कॉलम की वैल्यू है, यानी ये वाली वैल्यू 8, ये डिवाइड होगी इसी रो में जो वैल्यू अपेयर्ड की है, यानी 17, उससे डिवाइड हो जाएगा।
तो अब ये फॉर्मूला हमने इसकी मदद से बनाया। अगर हम चाहते तो यहाँ एट द रेट का निशान ना भी लगाते तो भी ये फॉर्मूला हमारे लिए काम करता। बहरहाल इस तरह से ये फॉर्मूला, और इसका भी फॉर्मेट हमें चेंज करना पड़ेगा। नहीं, इसका फॉर्मेट हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हमें, अगर आप ऊपर भी देखें तो हमें चाहिए ही परसेंटेज थी। तो अब हमारे पास ए और A1 स्टूडेंट की परसेंटेज भी आ चुकी है। जाहिर है अच्छे कॉलेज का जब इंतखाब हमें करना होगा तो हमें दो तीन बातों पे गौर करना होगा। एक तो ये कि उस कॉलेज में अच्छे खासे बच्चे अपेयर हुए हों एग्जाम में। मसलन ये जो 2 3 4 10 20 ये छोटे कॉलेजेस हैं, इनको बड़े कॉलेजेस की दौड़ में शामिल ही नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी कॉलेज में 50% से ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं, यानी फेल परसेंटेज 50% से ज़्यादा है, तो भी उसे अच्छे कॉलेजेस में शुमार नहीं किया जा सकता। तो हम अब यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो अब हम चाहते ये हैं कि हमें यहाँ सिर्फ वो कॉलेजेस नज़र आएं जिसमें 50 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट अपेयर हुए हों एग्ज़ाम में। तो हम फिल्टर पे जाते हैं, नंबर फिल्टर पे जाते हैं, और ग्रेटर देन और इक्वल टू हम यूज़ कर लेते हैं 50 और ओके कर देते हैं। तो अब इस फिल्टर के तहत हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमारे गायब हो जाएंगे। नज़र भी आ जाएगा 1 के बाद 11 12 14। तो 1 से 11 के दरमियान जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स मौजूद थे वो यकीनन ऐसे स्टूडेंट, वो ऐसे कॉलेजेस के रिकॉर्ड थे जिनके 50 से कम स्टूडेंट इम्तिहान में शरीक हुए थे। तो हमने इस मुकाबले से उन्हें खारिज कर दिया है। अब हम खारिज करना चाहते हैं इस मुकाबले से उन कॉलेजेस को जिनकी पास परसेंटेज 50% से कम है। तो या फेल परसेंट 50% से ज़्यादा है, दोनों सूरत में हो सकता है। हम पास परसेंट पे फिल्टर लगाएंगे, और ये फिल्टर हमने नंबर फिल्टर जाके सेलेक्ट किया, और यहाँ पे इस वक्त हम लेंगे लेस देन 50%। लेकिन देखिए 50 और 50% में बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ परसेंट का निशान डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50% असल में नंबरों की सूरत में 0.5 के बराबर होता है। तो बहरहाल ओके किया, और अब हमारे पास कॉलेजेस की तादाद बहुत कम हो चुकी है जो इस रिकॉर्ड में हमें नज़र आ रहे हैं। अगर हम अब देखना चाहें कि हमारे पास कॉलेजेस कितने बचे हैं, तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और टेबल डिज़ाइन में जाके हम यहाँ टोटल रो का इजाफा करेंगे, और यहाँ जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो काउंट का फंक्शन यूज़ कर लेंगे। तो अब हम उन 32 कॉलेजेस का इंतखाब कर चुके हैं जो हमारे असल मुकाबले में शरीक होंगे। देखना यह है कि इनमें से कौन से कॉलेजेस हैं जो टॉप पर आए हैं। तो उसके लिए हमें सॉर्टिंग करनी होगी। तो इसके लिए हमें सॉर्टिंग करनी होगी, लेकिन सॉर्टिंग हम नंबर पे नहीं करेंगे, परसेंटेज पे सॉर्टिंग करेंगे तो हमें सही रिजल्ट मिलेगा। और सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं, बल्कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमें करना पड़ेगा। तो पता चला कि सर सैयद गवर्नमेंट कॉलेज सबसे ऊपर हमें नज़र आ रहा है। 12.99% स्टूडेंट इस कॉलेज के ए और A1 ग्रेड में पास हुए हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ये नंबर 2 पे है। इसी तरह से KBV, और फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, और फिर अफवा गवर्नमेंट कॉलेज, और ये हमें इस तरह से टॉप के 5 कॉलेजेस मिल गए हैं। और इसके साथ ही हमारा ये डेटा एनालिसिस तकरीबन इख्तिताम को पहुंच चुका है। एनालिसिस का आखिरी फेज जो होता है उसमें रिजल्ट्स को विजुअलाइज किया जाता है, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में सीखेंगे।